तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल इसके लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, हम कक्षा 10 का मैथ का आंसर पेपर कर रहे थे 2024 का। तो चलिए दोस्तों, हमने एमसीक्यू पार्ट का कर लिया था, हमें खंड ब का शुरू करना था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए 21वां क्वेश्चन का पहला यानी कि क्वेश्चन कह रहा है एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि घन सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। यानी कि घन की भुजा को हमें ज्ञात करना है। घन का आयतन दिया है और घन की भुजा यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों इसे ज्ञात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा 21वें क्वेश्चन का उत्तर है। देखिए इसमें हमें क्या दिया है। देखिए दिया है घन का आयतन यानी कि घन का आयतन हमें 1331 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। हमें प्रत्येक इसकी यानी कि घन की प्रत्येक भुजा ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं हमारा फार्मूला होता है दोस्तों, घन की भुजा निकालने का हमें फार्मूला होता है घन की भुजा बराबर 3 आयतन। ये हमारा घन की भुजा का फार्मूला होता है। चलिए इसमें हम अपना मान रखते हैं। देखिए ये हमारा 3√1331 हो जाएगा। ये हमारा 11 का मान होता है यानी कि 11 का क्यूब हमारा 1331 होता है। तो ये हमारा 11 हो जाएगा। घन की भुजा देखिए हमारा 11 आ गया है। तो घन की भुजा हमारी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो लिखेंगे घन, और हम लोग ये भी जानते हैं दोस्तों कि जो घन की भुजा होती है वो घन की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में बराबर होती है। तो लिखेंगे घन की भुजा लिखेंगे घन की लंबाई बराबर 11 हो जाएगा। यानी कि ये यल का मान होगा। लिखेंगे घन की ऊंचाई h बराबर 11 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अब लिखेंगे घन की चौड़ाई b बराबर 11 सेंटीमीटर। ये हमारे घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी कि घन की प्रत्येक भुजा हमारी निकल गई। इसमें हम लोग नोट करके लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर इस तरह करके हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। चलिए दोस्तों, और यहाँ पर लिख देंगे आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि द्विघात समीकरण x² + 3x - p बराबर 0 का एक मूल 2 हो, यानी जो मूल का मान में दिया होता है दोस्तों वो यक्स का मान होता है, यक्स का ही मान होता है हो, तो p का मान ज्ञात कीजिए। इस समय द्विघात समीकरण में जो ये p दिया है p का हमें मान ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों p का मान ज्ञात करते हैं। देखिए ये हमारा ख क्वेश्चन है। देखिए द्विघात समीकरण में दिया है x² + 3x - p, x² + 3x - p बराबर 0। देखिए ये हमें द्विघात समीकरण दिया है। इसमें मूल दिया है, मूल बराबर 2 दिया है, यानी कि जो हमें मूल है ये हमारा जो 2 है दोस्तों ये हमारा मूल का मान है, यानी कि यह x का ही मान है। अब देखिए दोस्तों इसमें यक्स का मान 2 रखेंगे, यानी कि जो मूल हमें दिया है मूल का ही मान, यानी कि जो हमें मूल का मान दिया होता है वही हमारे यक्स का मान होता है। तो इसमें यक्स का मान रखेंगे 2,
2 का मान रखेंगे तो x का स्क्वायर है यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 गुणे 2 हो जाएगा, यही x का मान 2 हो जाएगा, माइनस p बराबर 0 हो जाएगा। 2 का वर्ग हमारा 4 हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6 माइनस p बराबर 0 हो जाएगा। ये 6 प्लस 4 जोड़ देंगे तो 10 माइनस p बराबर 0। तो p को इधर भेज देंगे तो p का मान हमारा 10 आ जाएगा, यानी कि p बराबर हमारा 10 आ जाएगा। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसमें इस क्वेश्चन में हमें p का ही मान लिखा था, यानी कि p का मान ही देखिए, p का मान ही पूछा था, इसमें p का मान ही पूछा था, p का मान हमारा निकल गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, यदि कॉस थीटा बराबर 15/17 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए दिया है कॉस थीटा बराबर 15/17। देखिए गो वाला क्वेश्चन है, दिया है कॉस थीटा बराबर 15/17। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर हमारा आधार बटा कर्ण होता है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे लाल बट्टे कक्का, इसे आप लोग जानते होंगे, क्योंकि ये सभी जो 6 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उसका मान इसी से हमें ज्ञात होता है। देखिए ये हमारा लंब बटा कर्ण, ये हमारा साइन का होता है, आधार बटा कर्ण ये हमारा कॉस का होता है, और लंब बटा आधार ये हमारा टैन का होता है, और ये जो आधार बटा लंब है इसका जो उल्टा हो जाता है वो हमारा कॉट का हो जाता है, और कर्ण बटा आधार जो होता है वो हमारा सेक का हो जाता है, और कर्ण बटा लंब जो होता है वो हमारा कोसेक का हो जाता है। इसी से हमें लंब यानी कि साइन कॉस टैन इसका मान हमें यानी कि फॉर्मूला मालूम होता है। अब देखिए इसमें यानी कि आधार बटा कर्ण होता है, यानी कि आधार का मान हमें दिया है और कर्ण का मान दिया है। देखिए दोस्तों इसमें आधार का मान हमारा 15 हो जाएगा और कर्ण का मान हमारा 17 हो जाएगा, यानी कि आधार बराबर हमारा 17 हो जाए, यानी कि 15 हो जाएगा, और कर्ण बराबर हमारा 15 हो जाएगा, यानी कि 17 हो जाएगा, सॉरी ये हमारा 17 हो जाएगा, यानी कि आधार बराबर 15 हो जाएगा और कर्ण बराबर 17 हो जाएगा। इसमें देखिए आधार का मान और कर्ण का मान हमें दिया है, हमें लंब का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों हम लोग सूत्र जानते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये हमारा फार्मूला होता है। इसमें हमें लंब का मान ज्ञात करना है और जो मान दिया है पहले पुट कर लीजिए और इसमें लंब का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए कर्ण का वर्ग यानी कि 17 का वर्ग बराबर आधार का वर्ग यानी कि 15 का वर्ग प्लस ये हमारा लंब का वर्ग। अब देखिए 17 का वर्ग हमारा 289 होता है, यानी 289, और 15 का हमारा 225 होता है, प्लस ये हमारा लंब का वर्ग हो जाएगा। अब इसे इधर भेजेंगे तो हमारा 289 माइनस 225 हो जाएगा, बराबर ये हमारा लंब का वर्ग हो जाएगा। तो अब इसमें से घटाएंगे तो हमारा देखिए 289 में से 225 घटाने पर 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, और 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, यानी कि हमारा 64 बच जाएगा। तो 64 बराबर हमारा लंब का वर्ग हो जाएगा। तो लंब बराबर हमारा हो जाएगा √64, तो लंब बराबर हमारा 8 आ जाएगा, ये हमारा लंब का मान हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी कि लंब का मान हमारा 8 हो जाएगा। अब देखिए हमारा लंब का मान 8 आ गया, तो हमें देखिए क्या पूछ रहा था, साइन थीटा का मान पूछ रहा था। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर हमारा होता है, हमने बताया आपको लाल बटा काका यानी कि लंब बटा कर्ण साइन थीटा का मान होता है, लंब बटा कर्ण। देखिए लंब का मान अभी को हमारा 8 आया है तो 8 हो जाएगा, 8 बटा कर्ण का मान देखिए हमें 17 दिया था, कर्ण का मान हमारा 17 हो जाएगा, यही हमारा साइन थीटा का मान आ जाएगा 8/17। दोस्तों यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि घ वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए हमें माध्य ज्ञात करना है। देखिए ये हमारा घ क्वेश्चन है, हमें ज्ञात करना है माध्य ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग अपना बारंबारता सारणी बनाएंगे। तो पहले हमारा वर्ग अंतराल हो जाएगा, वर्ग अंतराल पहले बनाएंगे। देखिए वर्ग अंतराल हमें दिया है 0 से 2, देखिए 0 से 2 दिया है, 2 से 4 दिया है, 4 से 6 दिया है, 6 से 8 दिया है और 8 से 10 दिया है। अब इसमें सबसे पहले हम वर्ग अंतराल लिखने के बाद हम मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान यानी कि यक्स का मान निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, हमने अगले वीडियो में भी बताया था, यानी कि माध्य आया था। तो मध्यमान निकालने के लिए वर्ग अंतराल में इन दोनों को जोड़कर इनका आधा कर देते हैं। तो देखिए 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही हो जाएगा, 2 का आधा हमारा 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा, 6 का आधा 3 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इन दोनों में 2 का अंतर है, तो 2 जोड़ते जाइए तो हमारा सेम मान आता जाएगा, यानी कि 6 4 10, 10 का आधा 5। देखिए इसमें 2 का अंतर आ रहा है, तो 2 जोड़ते जाइए, यानी कि 5 ये 7 ये 2 9 हो जाएगा। अब देखिए मध्यमान निकालने के बाद हम लोग बारंबारता लिख लेते हैं। बारंबारता यानी कि यफ का मान लिख लेते हैं। देखिए बारंबारता हमें दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, 3 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है और 3 दिया है। ये हमारा बारंबारता का मान दिया है। अब इसमें हम अपना एफ इंटू यक्स का मान गिराएंगे, यानी सिग्मा एफ इंटू यक्स का मान निकालेंगे। देखिए सिग्मा यक्स ये हमारा है और ये हमारा यक्स है, इसका गुणा करेंगे तो सिग्मा एफ यक्स हमारा प्राप्त हो जाएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। देखिए 3 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। अब देखिए 5 का गुणा 6 में करेंगे तो हमारा 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कि 7 का गुणा 8 में करेंगे तो 7 बटे 56 हो जाएगा, ये हमारा 56 हो जाएगा। और 9 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हमारा 27 हो जाएगा। इसी को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा सिग्मा एफ एक्स का मान आ जाएगा, ये हमारा सिग्मा एफ एक्स। अब इसी को हमें जोड़ना है, तो ये देखिए 7 6 13 हो जाएगा, 13 13 6 19 हो जाएगा, 1 20 20 को 0 हाथ में बचा 2। अब देखिए ये 2 5 7 7 3 10 और ये 2 बचा हमारा हासिल 12, ये हमारा 12 हो जाएगा। यानी सिग्मा एफ एक्स का मान हमारा 12 हो जाएगा। अब हम माध्य का मान, तो सिग्मा यानी पहले सिग्मा एफ को भी जोड़ लेते हैं, यानी कि बारंबारता को भी जोड़ लेते हैं। तो सिग्मा एफ को जोड़ लेते हैं, तो ये हमारा देखिए 8 3 11 11 11 6 17 17 2 19 1 20, यानी कि सिग्मा एफ का मान हमारा 20 है, यानी कि बारंबारता का मान हमारा 20 है दोस्तों। अब माध्य निकालेंगे तो माध्य बराबर हमारा फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये हमारा इसका फार्मूला होता है। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान 120 है बटा सिग्मा एफ का मान हमारा 20 है। इसी को काट देंगे, 0 से 0 खत्म, 2 से 6 बार में कट जाएगा, यानी कि माध्य बराबर हमारा 6 आंसर आ जाएगा। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि माध्य का मान हमारा 6 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा डॉग क्वेश्चन कह रहा है, बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि इन दोनों रेखाखंड को जो रेखाखंड मिलाती है उस मध्य बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा डॉ वाला क्वेश्चन है, ये हमारा डॉ वाला क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है बिंदुओं -3, 10 और 5, 4, यानी कि पहले अपना हम रेखाखंड बना लेते हैं। देखिए माना ये हमारा ए रेखाखंड है, ये हमारा बी रेखाखंड है। पहला रेखाखंड देखिए -3, 10 दिया है, -3, 10 दिया है, हमारा 10 है, 10 दिया है, -3, 10 दिया है। और दूसरा बी वाला 5, 4 दिया है, 5, 4 दिया है। क्या कह रहा है देखिए, को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी कि मध्य बिंदु मान लेते हैं हमारा सी है,
के निर्देशांक का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसी का मान, हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों, मध्य बिंदु का फार्मूला लगाते हैं। ये हमारा x1 का मान होता है, ये हमारा y1 का मान होता है, ये हमारा x2 का मान होता है, ये हमारा y2 का मान होता है। इसे समझने के लिए लिखिएगा, केवल समझने के लिए लिखवा रहे हैं, आप लोग बोर्ड में मत लिखिएगा, ये केवल समझने के लिए है। अब इसमें देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी कि फार्मूला लिखेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला लिखेंगे। हमारा फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2 y1 प्लस y2 बट्टा 2, ये हमारा इसका फार्मूला होता है दोस्तों। चलिए इसमें मान रखते हैं। मध्य बिंदु C का निर्देशांक होगा, C का निर्देशांक लिखेंगे। ये मध्य बिंदु हमारा C माने हैं। देखिए x1 का मान हमारा -3 हो जाएगा, -3 प्लस देखिए x2 का मान हमारा 5 हो जाएगा बटा 2, कामा देखिए y1 का मान हमारा 10 हो जाएगा प्लस y2 का मान हमारा 4 हो जाएगा बटा 2। अब देखिए ये हमारा -3 और ये प्लस का 5, तो प्लस का 5 में से -3 चला जाएगा तो 2 बचेगा और ये बटा 2 हो जाएगा। और देखिए कामा ये 10 प्लस 4 14 हो जाएगा, 14 बटा 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 2 से काट देंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, एक बच जाएगा, कामा 2 को यानी कि 14 से काटेंगे तो 2 7 14 हो जाएगा, 7 आ जाएगा। ये हमारा 1, 7 यही हमारा C बिंदु का निर्देशांक होगा, यही हमारा C बिंदु का निर्देशांक यानी कि 1, 7 हो जाएगा, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि बिंदुओं -1, तथा 0, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो यक्ष के मान ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा 14वाला क्वेश्चन है। देखिए इसमें हमें दिया क्या है, यदि बिंदुओं, इसमें पहले इसमें भी हम अपना रेखाखंड बनाएंगे। मान लेते हैं ये A है, ये हमारा B है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, पहला बिंदु दिया है -1, -3, दूसरा बिंदु देखिए x, 9 दिया है। अब कह रहा है यदि बिंदुओं -1, -3 तथा 0, 9 के बीच की दूरी, ये इसकी जो बीच की दूरी है यह 13 मात्रक है तो यक्ष का मान कितनी, इसमें यक्ष का मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि यक्ष का मान ज्ञात करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों बीच की दूरी का फार्मूला लगाते हैं। तो हमारा बीच की दूरी का फार्मूला होता है बीच की दूरी बराबर हमारा फार्मूला होता है दोस्तों √x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग, ये हमारा इसका फार्मूला होता है। यहाँ पर x1 की जगह पर x2 लिख सकते हैं और x2 की जगह पर x1 लिख सकते हैं, कोई भी बात नहीं है। x1 पहले लिखिए या x2 बाद में लिखिए, सेम उसी तरह लिखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। या पहले लिखिए या बाद में लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए बीच की दूरी का मान हमें 13 दिया है, 13 हो जाएगा बराबर √x1 का मान देखिए हमारा -1 दिया है, माइनस x2 का मान हमारा x दिया है, हमने अभी कोई बताया आपको, ये हमारा x1 का मान होता है, ये हमारा y1 का मान होता है, ये हमारा x2 का मान होता है, ये हमारा y2 का मान होता है। देखिए x2 का मान हमारा x है, -x का होल वर्ग प्लस y1, देखिए y1 हमारा -3 है, कामा y2 में हमारा 9 है, ये कामा करें माइनस होगा का होल वर्ग। अब देखिए ये हमारा 13 बराबर हो जाएगा 1 माइनस x का होल वर्ग, यानी कि हमारा a - b का होल वर्ग का है, यानी कि होल वर्ग है, इसका हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो a² + b² - 2ab हमारा इसका फार्मूला होता है, यही सूत्र इस पर लगा देंगे दोस्तों। देखिए a² यानी कि पहले का स्क्वायर यानी कि -1 का वर्ग प्लस b² यानी कि -x² का वर्ग
प्लस यानी कि माइनस माइनस 2 गुणे ए का मान -1 गुणे बी का मान -x। अब देखिए तो ये हमारा प्लस, ये -3 और ये -9, ये हमारा -12 हो जाएगा, -12 का होल वर्ग, ये हमारा 12 का होल वर्ग हो जाएगा। अब देखिए 13 बराबर हो जाएगा, ये देखिए ये 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा, प्लस -x² का वर्ग x² हो जाएगा, यानी कि x², ये x² का वर्ग x² हो जाएगा, x का वर्ग x² हो जाएगा, माइनस ये देखिए माइनस और प्लस यानी माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा, प्लस ये -12 का होल वर्ग 144 हो जाएगा। अब ये देखिए 13 हो जाएगा बराबर अंडर रूट ये x² प्लस 2x प्लस 144 प्लस 1 यानी कि 145 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इधर करनी है इधर करनी नहीं है, तो करनी हटाने के लिए यानी कि वर्ग कर देंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो 13 का वर्ग बराबर अंडर रूट x² प्लस 2x प्लस 145 का वर्ग। देखिए ये 13 का वर्ग हमारा 169 हो जाएगा, बराबर इसका वर्ग करेंगे तो हमारा करड़ी हट जाएगा, यानी कि x² प्लस 2x प्लस 145। अब देखिए ये यानी कि ये 169 को उधर भेज देंगे तो ये हमारा हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 145 माइनस 169, तो हमारा हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस यानी कि 145 में से 169 घटा देंगे, यानी कि 169 माइनस 145। ये देखिए 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, ये 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, और ये 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, यानी कि -24 बच जाएगा, -24 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। इसे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहीं पर सॉल्व कर दे रहे हैं दोस्तों। देखिए ये हमारा द्विघात समीकरण आया x² प्लस 2x माइनस 24 बराबर 0। यही हमारा इसे सॉल्व करना है। ये देखिए हम लोग जानते हैं 6 गुणे 4 बराबर 24 होता है, और ये प्लस का 6 माइनस का 4 बराबर प्लस का 2 होता है, यानी कि गुणा करने पर 24, यानी कि गुणा करने पर -24, ये हमारा -4 है, गुणा करने पर -24 और जोड़ने पर 2, यानी कि गुणा करने पर -24 और जोड़ने पर 2 आना चाहिए। तो देखिए 6 गुणे 4 यानी कि 6 चौको 24, 4 आए यानी कि 24 आएगा, और 6 में से 4 को हटा देंगे तो हमारा +2 आएगा। और देखिए यानी कि 2x के स्थान पर 6x यानी कि -4x रख लेंगे, यानी कि x² 2 के प्लस 2 के स्थान पर 6 कामा -4 रख देंगे, तो हमारा x² हो जाएगा प्लस 6 कामा -4x, यानी कि 6 - 4x, और ये हमारा बाहर x आ जाएगा -24 बराबर 0। ये x² प्लस अब ये x का गुणा इसमें अंदर कर देंगे, तो ये हमारा 6x हो जाएगा -4x हो जाएगा -24 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये हमारा इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस का 6 बच जाएगा, -4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अरे 6 चौको 24 हो जाएगा बराबर 0। एक कोष्टक में x प्लस 6 हो जाएगा, एक कोष्टक में x -4 हो जाएगा बराबर 0। तो पहले इसे ले लेंगे x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर -6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x -4 बराबर 0, तो x बराबर +4, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि x बराबर हमारा 4 माना जाएगा। ये हमारा -6 ये असंभव हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हमें 22वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। इसमें से 6 भाग दिए हैं, इसमें से हमें 5 भागों को सॉल्व करना है। हम इसमें आपको 6 भागों को सॉल्व कराएंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो।
हमें दो ऐसे क्रमागत विषम संख्या यानी कि संख्या धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। चलिए दोस्तों उसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए उसे लिखेंगे, यानी कि हमारे 22वां क्वेश्चन का क है। 22वें क्वेश्चन का क, देखिए इसमें क्या कर रहा है, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी कि लिखेंगे पहली संख्या बराबर यक्स और लिखेंगे दूसरी यानी कि इसमें हमें संख्या ज्ञात करना है, तो लिखेंगे दूसरी विषम क्रमागत संख्या बराबर यक्स प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि विषम संख्या में भी 2 का प्लस होता है, यानी कि 1, यानी कि विषम संख्या हमारी 1, 3, 5 इसमें भी 2 का गैप है, और हमारे सम संख्या यानी कि 2, 4, 6, 8 इसमें भी 2 का गैप है, यानी कि विषम संख्या में भी हमारा 2 प्लस होता है क्रमागत संख्या में। अब ये हमारा ये हो गया। अब कह रहा है जिनके वर्गों का योगफल, यानी कि इसका वर्ग का योगफल और इसके का योगफल 290 दिया है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार हमारा हो जाएगा यक्स का वर्ग प्लस यक्स प्लस 2 का वर्ग हमारा 290 के बराबर है। ये हमें पेपर में दिया है। अब देखिए निकालेंगे तो ये हमारा यक्स का वर्ग हो जाएगा प्लस ये हमारा ए प्लस बी का होल वर्ग होगा, ए प्लस बी का होल वर्ग हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फार्मूला पर हमारा ये लगेगा। तो पहले यानी कि यक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग प्लस 2ab यानी कि 2 गुणे ए यानी कि यक्स गुणे बी का मान 2 बराबर ये हमारा 290 हो जाएगा। अब ये देखिए एक एक्स स्क्वायर एक स्क्वायर हमारे 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का वर्ग हमारा 4 हो जाएगा प्लस ये 2 दूना 4 x हो जाएगा बराबर ये हमारा 290 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए हमारा क्या होगा, ये हमारा 2x स्क्वायर प्लस ये 4x इधर आ जाएगा, 4x प्लस 4 ये 290 को इधर भेज देंगे तो हमारा माइनस में 290 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए हमारा 2x स्क्वायर प्लस 4x, अब ये देखिए यानी कि 290 में से माइनस 290 में से 4 घटा देंगे तो हमारा 4 घटाएंगे तो हमारा 286 बच जाएगा, माइनस 286। अब देखिए इसमें हमारे 2 कामन है, 2 कामन ले लेंगे, 2 कामन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4x यानी 2x माइनस 2 से इसे 2 एकम 2 2 चौक को 8 2 तिहाई 6 बराबर 0। अब देखिए क्या होगा, हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0/2 और 0/2 का मान हमारा 0 ही हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। ये हमारा देखिए द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। इसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारी संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। देखिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। तो 143 का पहले गुणनखंड करेंगे कि वो हमें संख्याएं प्राप्त हों जिनकी संख्याएं हमें निकालनी है, यानी कि जिससे ये हमारा जो द्विघात समीकरण उसे सॉल्व हो पाए, यानी कि 143 का वर्गमूल निकालेंगे, यानी कि दो गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से काटेंगे, 4 से भी नहीं काटेगा, 7 से 7 दूना 14 3 बचेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, ये हमारा सीधे 11 से कटेगा। देखिए 11 एकम 11 3 बचा, 11 3 33, ये हमारा 13 बच गया। 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 से ही कटेगा, यानी कि 11 गुणा 13 यानी कि 11 गुणा 13 कर लीजिए, 11 गुणा 13 13 एकम 13 को 3 हासिल 1 बच गया, 13 एकम 13 1 14 यानी कि 143 आ गया, यानी कि 13 गुणे यानी कि 13 गुणे 11 करेंगे तो 143 आएगा, और इन दोनों को घटाने पर यानी कि 13 में से 11 घटाएंगे तो प्लस का 2, यानी कि हमारे संख्याएं सही हैं। तो देखिए यहाँ पर मान रख देंगे, यानी कि 2 के स्थान पर 11 और यानी कि 13 माइनस 11 रख देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 13 माइनस 11, ये हमारा प्लस बाहर रहेगा,
और यक्स माइनस 143 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यक्स स्क्वायर और ये यक्स है, इसको अंदर भेज देंगे यानी कि प्लस 13 यक्स माइनस 11 यक्स माइनस 143 बराबर 0। अब देखिए इसमें यक्स कॉमन है, यक्स कॉमन ले लेंगे तो यक्स कॉमन लेंगे तो यक्स प्लस का 13 बच जाएगा। अब देखिए माइनस 11 इसमें कॉमन ले लेंगे, माइनस 11 एक कॉमन लेंगे तो यक्स बच जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 11 को 143 से भाग देंगे तो हमारा 13 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन में यक्स प्लस 13, एक क्वेश्चन में यक्स माइनस 11, यक्स माइनस 11 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको पहले सोल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यक्स प्लस 13 बराबर 0 तो यक्स बराबर माइनस 13। ये हमारा असंभव हो जाएगा, यानी कि संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी यानी कि जो क्रमागत संख्या होती है वो हमारी माइनस नहीं होगी। ये हमारा देखिए अब इसको ले लेंगे यक्स माइनस 11 बराबर 0 तो यक्स बराबर 11, ये हमारा 11 यानी कि पहले लिखेंगे पहली संख्या बराबर 11, यानी कि पहली संख्या हमारी यक्स माने थे तो हमारा 11 हो गया। तो लिखेंगे दूसरी विषम क्रमागत संख्या बराबर यक्स प्लस 2 माने थे, यक्स प्लस 2 माने थे दोस्तों। तो यक्स का मान हमारा 11 है, यक्स का मान 11 आ गया है प्लस 2 बराबर 13, यानी कि दूसरी संख्या हमारी 13 हो जाएगी। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमें क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में यानी कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े केंद्र की बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। हमें इसमें इसको सॉल्व करना है यानी कि सिद्ध करना है। चलिए दोस्तों इसे सिद्ध करते हैं। देखिए दोस्तों हमारे 22वें का क्वेश्चन है। देखिए पहले इसमें क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्त। दोस्तों जो सकेंद्रीय वृत्त हमें दिया है, सकेंद्रीय वृत्त का मतलब वो होता है एक ही वृत्त में दो वृत्त स्थित होते हैं, यानी कि एक ही सर्कल यानी कि वृत्त में दो वृत्त जब उसमें इन्वॉल्व होते हैं यानी कि जुड़े होते हैं उसे सकेंद्रीय वृत्त कहा जाता है। जैसे देखिए ये हमारा मान लीजिए ये हमारा बड़ा वृत्त है और इसी के अंदर एक और वृत्त है, तो ये जो दोनों वृत्त हैं ये हमारे सकेंद्रीय वृत्त हैं। देखिए क्या हो रहा है, सकेंद्रीय वृत्तों में ये जो बड़ा वृत्त है की जीवा यानी जो बड़े वृत्त की हमारी जो जीवा है यानी कि बड़े वृत्त की जो जीवा है जो इसकी जीवा है जो ये हमारे बड़े वृत्त की जो जीवा है दोस्तों वो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए यहाँ पर स्पर्श कर रही है, मान लेते हैं हमें ए बिंदु पर स्पर्श कर रही है तो सिद्ध करना है, यानी कि ये हमारा केंद्र ओ हो जाएगा और ये हमारा यहाँ से लंब और यहाँ से हमारा लंब हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा ए यानी कि इसे ए मान लिए, इसे बी मान लेंगे, यहाँ पर सी मान लेंगे, ये हमारा ए ये बी और ये सी हो जाएगा, ये हमारा ओ है ही। दो वृत्तों को में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो संदेह में देखिए इसमें क्या दर्शाना है, लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखिए दोस्तों इसमें सिद्ध क्या करना है, देखिए हमें पेपर में कह रहा है दोस्तों कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, ये जो हमारे बड़े वृत्त की जो ये जीवा है दोस्तों ये छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये जो छोटा वृत्त है इसको देखिए यहाँ पर स्पर्श कर रही है, यहाँ पर देखिए इसे स्पर्श कर यानी कि इसे छू रही है। तो कह रहा है कि स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। तो हमें जो ये स्पर्श कर रही है इसी को हमें यानी कि सिद्ध करना है कि ए बी यानी कि जो बी ए बराबर ए सी यानी कि ए बी बराबर ए सी, यही हमें सिद्ध करना है कि ये जो जीवा स्पर्श कर रही है दोनों बराबर है, इसमें हमें यही सिद्ध करना है। लिखेंगे सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी का ये यानी कि या बी ए बराबर ए सी का ये बात ही बराबर है। अब देखिए इसमें लिखेंगे, इसे लिखेंगे सॉल्व, इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो लिखेंगे दोस्तों त्रिभुज त्रिभुज ए बी ओ
तथा त्रिभुज ए सी ओ, ए इसमें लंब डाल लेंगे दोस्तों, यहाँ में इसमें लंब डाल लेंगे ए सी ओ, इस बीच में हम इसे लंब डाल लेंगे दोस्तों। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ओ तथा ए सी ओ में इसमें देखिए दोस्तों, ये जो हमारा ए बी है, ए बी देखिए जो हमारा ए बी है, ए बी बराबर है ओ यानी कि ए ओ के, ये जो हमारा ए बी है या बी ए है बराबर है ए ओ के। कहेंगे कैसे? तो देखिए ये हमारा 90 अंश है, यानी कि ये हमारा 90 अंश है। और ये लिखेंगे ए बी लंब है ए ओ पर, यानी कि जो ए बी लंब है वो हमारा ए ओ पर लंब है, इसीलिए हमारा दोनों बराबर है। अब देखिए इसी प्रकार ए सी हो जाएगा, ए सी बराबर ए ओ, यानी कि जो हमारा ए सी है वो भी हमारा लंब है ओ ए पर, यानी कि इसमें भी लिखेंगे ए सी लंब है ओ ए या ए ओ पर, ये हमारा हो जाएगा, अब देखिए दोस्तों इसमें हमारा ओ सी, यानी कि ओ सी कर रहे हैं ओ ए, ये जो हमारा ओ ए है ए बी ओ में और ए सी ओ में दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी कि ओ ए या ए ओ बराबर ए ओ, यानी कि ये हमारा उभयनिष्ठ है, ये हमारा उभयनिष्ठ है। अब देखिए दोस्तों ये हमारा बी ओ है, बी ओ और ओ सी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। आप लोग कहेंगे कैसे बराबर होते हैं? तो एक जो वृत्त होती है, वृत्त के अंदर जितने भी यानी कि ये हमारी त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है, यानी कि बी ओ बराबर हमारा ओ सी हो जाएगा, यानी कि बी ओ बराबर ओ सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, जो वृत्त की त्रिज्या होती है दोस्तों बराबर होती है, तो इसे हम लोग लिखेंगे साइड एंगल नियम से, यानी कि भुजा एंगल कोण नियम से ये हमारा हो जाएगा त्रिभुज ए बी ओ सर्वांगसम त्रिभुज ए सी ओ, यानी कि त्रिभुज ए सी ओ, ये हमारा दोनों सर्वांगसम हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं जब हमारा यानी कि वृत्त यानी कि सर्वांगसम हो जाता है तो इसके सभी अंग यानी कि सभी जो इसमें पूरे जितने अंग हैं वो सभी आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि ए बी बराबर हमारा ए सी हो जाएगा। ये हमारा सी टी रूल से यहाँ हमारा ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था दोस्तों, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, यही हमें सिद्ध करना था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चित्र में यदि यलयम, ये देखिए यलयम समांतर है सी बी के, यानी कि जो यलयम है समांतर है सी बी के, यानी कि सी बी के यलयम समांतर है सी बी के और यलयन समांतर है सी डी के, तो सिद्ध कीजिए ए एम बटा बी एम बराबर ए एन बटा डी एन, इसे हमें सिद्ध करना है। चलिए दोस्तों इसे सिद्ध करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पहले इसके हम लोग चित्र को बना लेते हैं। देखिए हमारा ये चित्र है, यानी कि ये हमारा चित्र दिया है इस तरह, ये हमारा चित्र दिया है, ये हमारा चित्र है। देखिए यहाँ पर ए दिया है, यहाँ पर ये हमारा लंब डाला है यम, ये हमारा यल डाला है और ये हमारा लंब इधर यन डाला है। यहाँ पर बी दिया है, यहाँ पर सी दिया है और यहाँ पर डी दिया है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारा गौगमला क्वेश्चन है 22 का। देखिए इसमें कह रहा है दिया है, लिखेंगे पहले दिया है। देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया है हमें, देखिए दिया है यलयम समांतर
सी बी, यानी कि जो यल यम ये हमारा यल यम, यानी कि यल यम जो है तो हमारा सी बी के समांतर है। और दूसरा देखिए क्या कर रहा है, यल यन समांतर है सी डी की। ये जो हमारा यल यन है वो सी डी के समांतर है, ये हमें इसमें कह रहा है। तो देखिए दोस्तों, और देखिए सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। देखिए दोस्तों, इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, देखिए हमें दिया है सिद्ध करना है एम, सिद्ध करना है एम बट्टा बी एम, यानी कि देखिए एम बट्टा बी एम बराबर एन बट्टा डी एन, एन बट्टा डी एन, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए दोस्तों, इसे हम लोग सिद्ध करते हैं। तो लिखेंगे, पहले सॉल्व करेंगे या हल लिख देंगे या सॉल्व लिख देंगे। तो लिखेंगे, पहले में लिखेंगे यल एम समांतर सी बी, यानी कि पहले हम यल एन समांतर सी बी लेंगे, यानी कि देखिए यल एन, इसे हम लोग पहले इसी को, यानी कि जो हमारा यल यम समांतर बीसी है, इसको हम लोग अलग पहले बना लेते हैं। इसे आप लोग को समझाने के लिए दोस्तों इसे हम लोग अलग इसको बना लेता हूँ। देखिए, और ये इसी प्रकार है, ए यम यल बी सी। देखिए ये हमारा यही है यल यम, यानी कि यल यम समांतर है बी सी के, यल यम समांतर है सी बी के या बी सी के। सेम देखिए हमारा पहला है, यानी कि यही हमें जो इसमें सिद्ध करना है, यानी कि हमें जो समांतर दिया है। तो देखिए इसमें लिखेंगे, इसमें यानी कि यल यम समांतर सी बी में, इसमें देखिए दोस्तों हमें क्या दे रहा है, इसमें हमें दे जा रहा है, हम लोग जानते हैं थेल्स प्रमेय से, हम लोगों ने इसमें इस चैप्टर में आप लोगों ने थेल्स प्रमेय पढ़ा होगा, यानी कि थेल्स प्रमेय पढ़ा होगा आप लोगों ने, थेल्स प्रमेय। हम लोग जानते हैं थेल्स प्रमेय से हमारा क्या होता है, ये हमारा ए एम बट्टा एम बी, यानी कि ए एम बट्टा एम बी और ए एल बट्टा एल सी, ये हमारा थेल्स प्रमेय से अनुसार होता है। लिखेंगे ए एम, यानी कि ए एम बट्टा एम बी, ए एम बट्टा एम बी बराबर ए एल बट्टा एल सी, ए एल बट्टा एल सी, ये हमारा थेल्स प्रमेय से, इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। हमने थेल्स प्रमेय को पढ़ा है दोस्तों, यानी कि आप लोग 10 में थेल्स प्रमेय को पढ़े होंगे, ये हमारा थेल्स प्रमेय से ही आएगा। थेल्स प्रमेय आपको नहीं मालूम होगा तो आप इस सवाल को नहीं लगा पाएंगे, ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, लेकिन अगर थेल्स प्रमेय न मालूम हो तो आप इसे लगा नहीं पाएंगे। यानी कि ए एम बट्टा एम बी, ए एम बट्टा एम बी बराबर ए एल बट्टा एल सी, हमारा ये हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा हमें इसमें दिया है यल एन समांतर सी डी, यानी कि यल एन समांतर सी डी, यानी कि देखिए यल एन, ये हमारा एन था दोस्तों, ये हमारा एन है। देखिए पेपर में हमारा एन दिया है, पेपर में हमारा एन दिया है, देखिए यहाँ पर पेपर में हमारा एन दिया है, यानी कि हमारा यल एन समांतर सी डी हो जाएगा। तो इसको पहले इसको हम बना लेते हैं। तो ये हमारा इस तरह दिया है, इस तरह, ये हमारा इस तरह, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ये हमारा लंब है, यानी कि यल, ये हमारा एन, ये हमारा यहाँ पर सी और यहाँ पर डी, यहाँ पर डी। देखिए सेम उसी प्रकार ये भी हमारा बना है। अब इसमें भी वही हमें दिखाना है, थेल्स प्रमेय से लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से देखिए दोस्तों, थेल्स प्रमेय से इसमें भी हमारा ए एल बट्टा एल सी हो जाएगा, यानी कि इसमें भी थेल्स प्रमेय से हमारा ए एल बट्टा एल सी हो जाएगा, ए एल बट्टा एल सी बराबर ए एन बट्टा एन डी, ए एन बट्टा एन डी। इसमें भी थेल्स प्रमेय उसी प्रकार लगेंगे, यानी कि ए एल बट्टा एल सी, ए एल बट्टा एल सी, ए एल बट्टा एल सी हो जाएगा बराबर ए एन बट्टा एन डी हो जाएगा। इसमें भी हमारा थेल्स प्रमेय से ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 तथा 2 से। अब देखिए दोस्तों समीकरण 1 तथा 200, यहाँ पर देखिए ए एम बट्टा एम बी बराबर ए एल बट्टा एल सी है, और ए एल बट्टा एल सी और बराबर ए एन बट्टा एन डी है। देखिए इसमें ए एल बट्टा एल सी
और इसमें भी ए एल बट्टा एल सी, यानी कि ये दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों को हटा दीजिए और ये देखिए ये जो बचा है इसे लिख लीजिए, यानी कि ए एम बट्टा एम बी, ए एम बट्टा एम बी, ये समीकरण 1 और 2 से ए एम बट्टा एम बी और ए एन बट्टा एन डी। देखिए दोस्तों समीकरण 1 तथा 2 में ए एल बट्टा एल सी, इसमें भी ए एल बट्टा एल सी, ये दोनों इस आपस में बराबर था तो इसे हटा दीजिए और देखिए ए एम बट्टा एम बी ये बच रहा है और इसमें ये बच रहा है, तो इसे लिख लीजिए, यानी कि ए एम बट्टा एम बी और इसमें ए एन बट्टा एन डी। देखिए दोस्तों यही हमें प्रूव्ड करना था, यानी कि हमें यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड। ये देखिए यहीं पर हमें सिद्ध क्या करना था दोस्तों, हमने यहाँ पर लिखा है सिद्ध हमें करना है ए एम बट्टा एम बी बराबर ए एन बट्टा एन डी, और देखिए वही हमारा सिद्ध हो गया, ए एम बट्टा एम बी या बी एम और ए एन बट्टा एन डी, यही हमें सिद्ध करना था, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसे आप लोग डी एन कहिए या एन डी कहिए, ये बराबर बात वही है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, अब देखिए दोस्तों इसमें हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब देखिए ये हमारा दो वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक हमारा क्वेश्चन बच गया दोस्तों। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, देखिए घ वाला क्वेश्चन हमें कह रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए दोस्तों इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हमें दिया है ये 22 का घ क्वेश्चन है। ये देखिए हमें द्विघात समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये हमारा शून्य ज्ञात करना है, इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों के गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। चलिए इसका शून्य ज्ञात करते हैं। तो इसे शून्य ज्ञात करने के लिए यानी कि गुणा करने पर 10 आए, और जोड़ने पर 7 है, यानी कि 5 गुणे 2, यानी कि 5 दूना 10, गुणा करने पर 10 और जोड़ने पर 7, यानी कि 5 और प्लस 2 बराबर हमारा 7 हो जाएगा। देखिए गुणा करने पर 10 आ गया और दोनों को जोड़ने पे 7 आ गया, ये हमारा इस पर फॉलो करेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस यानी 7 के स्थान पर 5 प्लस 2 रख देंगे, 5 प्लस 2 यक्स बाहर हो जाएगा प्लस 10, ये हमारा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस यक्स को अंदर भेज देंगे तो यानी कि 5x प्लस 2x प्लस 10 हो जाएगा। अब देखिए इसमें यक्स कॉमन है तो यक्स ले लीजिए कॉमन, यक्स हो जाएगा, यक्स इसमें बच जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे प्लस का 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो हमारा यक्स बच जाएगा, 2 बचे 10 हो जाएगा प्लस का 5। अब देखिए एक कोष्टक में x प्लस 5 और एक कोष्टक में x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए x प्लस 5 को ले लेंगे बराबर 0, तो हमारा देखिए दोस्तों x प्लस 5 को बराबर 0 लेंगे तो x बराबर हमारा -5 हो जाएगा। अब इसमें देखिए x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, यानी कि x बराबर हमारा इसमें -2 आ गया। तो लिखेंगे मूल, यानी कि मूल कर रहे हैं शून्य ज्ञात करना, तो शून्य बराबर हमारा हो जाएगा -5, 2, ये हमारा इसका मान हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करनी है, हमें इसमें सत्यता की जांच करना है। चलिए दोस्तों इसकी सत्यता की जांच करते हैं। चलिए पहले इसे हम लिखेंगे सत्यता की जांच, लिखेंगे सत्यता की जांच, ये हमारी सत्यता की जांच इसमें करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो देखिए दोस्तों इसमें a का मान हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि x का गुणांक हमारा 1 हो जाएगा, और b बराबर x यानी कि x स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा, यानी कि a का मान, और 7 यानी कि x का गुणांक 7 है, यानी कि हमारा b का मान, और c बराबर हमारा 10 हो जाएगा। इसमें हमें सत्यता की जांच करना है, तो पहला हमारा सत्यता की जांच होता है, यानी कि शून्यकों का योगफल, यानी कि शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा होता है -b/a। तो हमें ज्ञात करना है कि इन दोनों बराबर है कि नहीं। अल्फा का मान देखिए -5 है, -5 प्लस कोष्टक में अल्फा, यानी कि अल्फा ये हमारा बीटा का मान हमारा -2 है, यहाँ पर
प्लस -5 -2 आया था तो -2 था, लेकिन -2 आया है बराबर माइनस बी। बी का मान देखिए, बी का मान देखिए 7 दिया है तो माइनस, यानी कि 7 दिया है अपना माइनस है, माइनस और 7 दिया है, 7 हो जाएगा बटा ए का मान हमारा 1 दिया है। तो ये देखिए -5 ये -2 हो जाएगा बराबर -7 हो जाएगा, यानी कि -7 बराबर -7। देखिए ये हमारा शून्यकों का योगफल दोनों आपस में बराबर है। देखिए शून्यकों का योगफल आपस में दोनों बराबर है। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है, सी बटा ए होता है ए। अब देखिए अल्फा का मान हमारा -5 था, देखिए अल्फा का मान -5 और बीटा का मान -2। अल्फा का मान हमारा -5 गुणे बीटा का मान -2 बराबर सी का मान देखिए हमारा 10 है, सी का मान देखिए हमारा 10 है, 10 बटा ए का मान देखिए हमारा 1 है, यानी 1 हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10 बराबर ये हमारा 10। ये दोनों हमारा आपस में बराबर है, यानी कि हमने सत्यता की जांच कर ली, यानी कि शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल दोनों आपस में बराबर है, यानी कि हमारे सत्यता की जांच हो गई। ये हमारे सत्यता का जांच करना था दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों हमें अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन एक डॉ क्वेश्चन देखिए कर रहा है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। हमें इसमें माध्यक ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों माध्यक ज्ञात करते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा डॉ वाला क्वेश्चन है। देखिए इसमें माध्यक ज्ञात करना है, माध्यक हमें ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इसमें माध्यक ज्ञात करते हैं। पहले हम अपना सारणी बना लेते हैं, यानी कि पहले हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, ये हमारा वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल देखिए हमें दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और ये 40 से 50, ये हमें वर्ग अंतराल दिया है। अब देखिए इसमें बारंबारता दिया है, बारंबारता हमें दिया है 2, 4, 7, 3, 2, यानी कि 7, 3, 2, ये हमें बारंबारता दिया है। अब इसमें हम लोग जानते हैं माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। लिखेंगे संचयी बारंबारता, हमें संचयी बारंबारता निकालने होती है। हम लोग जानते हैं दोस्तों जो बारंबारता की पहली बारंबारता होती है वही हमारी पहली संचयी बारंबारता होती है। तो हमारी इसकी पहली संचयी बारंबारता 2 हो जाएगी। और हमें संचयी बारंबारता निकालने के लिए ये हमारा 2 हो गया तो 2 में 4 जोड़ देंगे। अब 4 आएगा यानी यहाँ पर जो आएगा इसको अगले में जोड़ते जाएंगे तो हमारा संचयी बारंबारता निकलते जाएगा। यानी देखिए बारंबारता का पहली बारंबारता हमारी पहली संचयी बारंबारता हो जाती है। अब देखिए दूसरी यानी कि संचयी बारंबारता निकालने के 2 में 4 जोड़ देंगे तो हमारा 6 ये हमारा हो जाएगा। अब 6 में 7 जोड़ेंगे तो 7 6 13, और 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16, और 16 में 2 जोड़ेंगे 20। ये हमारा इस प्रकार से संचयी बारंबारता निकलती है दोस्तों। देखिए ये हमारा संचयी बारंबारता था। यहाँ पर देखिए हम बारंबारता को जोड़ेंगे, n बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए जिसे जोड़ेंगे 3 2 5 हो जाएगा, 5 7 12 हो जाएगा, 12 12 4 16, 16 2 18, यानी कि n का मान हमारा 18 हो जाएगा। तो इसमें देखिए लिखेंगे माध्यक बराबर हमारा फार्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा F कोष्टक में n/2 माइनस बड़का F, यानी कि कैपिटल F। इसमें देखिए हम इसमें हमारे सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, तो सबसे अधिक बारंबारता हमारा 7 का है, तो ये हमारा 7 हो जाएगा। ये हमारा जो 20 है ये हमारा L1 का मान हो जाएगा, ये जो 30 है L2 का मान हो जाएगा, जो 7 है ये हमारा F का मान यानी कि स्मॉल F का मान हो जाएगा। और हमें संचयी बारंबारता यानी कि जो F का यानी कि कैपिटल F का मान हमारा संचयी बारंबारता के पहले की बारंबारता ये हमारा कैपिटल F का मान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे L1 बराबर, देखिए L1 बराबर 20 हो जाएगा, L2 बराबर हमारा 30 हो जाएगा, L2 बराबर 30 हो जाएगा। F का मान यानी कि बारंबारता का मान हमारा 7 हो जाएगा। n का मान तो हमारा 18 मालूम ही है, और
कैपिटल एफ का मान हमारा 6 हो जाएगा। कैपिटल एफ के बराबर 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब इसी मान को हम अपने फार्मूला में रख देंगे दोस्तों। तो देखिए फार्मूला में मान अपना रख रहे हैं। देखिए हमारा माध्यक बराबर हो जाएगा L1 का मान 20 प्लस L2 का मान 30 माइनस L1 का मान 20 बटा F का मान 7 हो जाएगा ये हमारा। और कोष्टक में देखिए N का मान हमारा 18 है, 18 बटा 2 माइनस यानी कि कैपिटल एफ का मान हमारा 6 है। ये देखिए हमारा तो माध्यक बराबर हो जाएगा 20 प्लस ये देखिए 30 में से 20 को घटाएंगे तो हमारा 10 बटा 7 हो जाएगा, गुणे ये देखिए 2 से काट देंगे 18 को, 9 बार में कटेगा और 9 में से -6 को घटाएंगे तो हमारा 3 बच जाएगा। तो ये देखिए हमारा 20 प्लस ये 10 का 3 में गुणा कर देंगे तो 30 बटा 7 हो जाएगा। अब इसे भाग देकर इसमें जोड़ देंगे तो यानी कि हमारा 20 प्लस यानी कि 7 यानी कि 30 को 7 से भाग देंगे तो यानी कि 7 चौको 28 हो जाएगा। 4.2 बचा, 2 दशमलव लगाएंगे तो 0 बच जाएगा तो 20 हो जाएगा, यानी कि 7 दूना 14 हो जाएगा और बचेगा 6 यानी कि 6 बचेगा तो 60 हो जाएगा, 7 × 56 यानी कि 4.28 हो जाएगा। तो ये हमारा माध्यक बराबर हो जाएगा 20 और 4 24 और 0.8 हो जाएगा, यानी कि 24.28। यही हमारा इसका माध्यक आ जाएगा दोस्तों। यही हमारा इसका माध्यक हो जाएगा, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा माध्यक निकल गया 24.28। ये हमारा इसका माध्यक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन 4 वाला क्वेश्चन कर रहा है एक थैले में 5 लाल गेंदे हैं, यानी कि एक थैला है उसमें मान लीजिए थैला या झोला है, एक झोले में या थैले में 5 लाल गेंद है और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि इन थैलों में से यानी इन थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी हो तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात करना है। हमें इसमें नीली गेंदों की संख्या को ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों नीली गेंदों की संख्या को ज्ञात करते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा 4 वाला क्वेश्चन है। 4 इसमें देखिए क्या दिया है, इसमें दिया है 5 लाल गेंदें हैं, यानी कि लाल गेंद बराबर 5 दिया है। अब हमें नीली गेंदें निकालना है तो लिखेंगे माना नीली गेंदें बराबर x। तो हमारा नीली गेंदें बराबर x हो गया और लाल गेंद हमारा 5 है, तो पहले लिखेंगे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, यानी कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, यानी कि हमें लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो हमारा फार्मूला इसका होता है यानी कि अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये हमारा इसका फार्मूला होता है। तो इसमें अनुकूल परिणाम देखिए, यानी कि लाल गेंद हमारा कितना है, यानी कि 5 है, यानी कि अनुकूल परिणाम है कि ये हमारा संभव है कि हाँ लाल गेंद हमारा 5 है, तो 5 हो जाएगा बटा कुल परिणाम, यानी कि कुल इसमें कौन कौन से हैं, तो इसमें नीली गेंद है और लाल गेंद है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कुल परिणाम आ जाएगा, यानी कि 5 + x ये हमारा कुल परिणाम हो जाएगा। ये हमारा लाल गेंद निकालने की प्रायिकता हो गई। अब लिखेंगे नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, लिखेंगे नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, ये भी हमारा फार्मूला वही हो जाएगा, यानी कि अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये हमारा नीली गेंद निकालने की प्रायिकता हो जाएगी। देखिए कुल परिणाम यानी कि नीली गेंद कितनी है, तो नीली गेंद हमारी x है, क्योंकि हमारा अनुकूल यानी कि अनुकूल परिणाम यानी कि संभव है, क्योंकि इसमें हमारा यानी कि नीली गेंद x है।
तो यक्स हो जाएगा बटा कुल परिणाम के लिए यक्स प्लस 5 लिखना पड़ेगा, या यक्स प्लस 5 या 5 प्लस यक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुल परिणाम यानी कि कुल परिणाम में हमारा लाल गेंद भी है और नीली गेंद भी है, तो ये हमारा ये हो जाएगा जिस प्रकार यहाँ पर लिखे हैं। अब देखिए अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए दोस्तों, प्रश्नानुसार हमें प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में देखिए कह रहा है कि यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, यानी कि जो थैला है उसमें से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। यानी कि पहले इसमें देखिए लिखेंगे, यानी कि 5/5 प्लस यक्स, ये हमारा लाल गेंद की प्रायिकता है, बराबर ये नीली गेंद की प्रायिकता प्लस यक्स। इसमें देखिए क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, जो नीली गेंद हमारे निकालने की प्रायिकता है वह लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है, यानी कि जो नीली गेंद है, ये हमारी जो नीली गेंद है ये तो 2 गुना है, लेकिन ये हमारा लाल गेंद 2 गुना नहीं है, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये दोनों हमारा बराबर हो जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा। यही हमें पेपर में कह रहा था 2 गुना है। अब देखिए ये 5 प्लस एक्स, ये भी 5 प्लस एक्स, ये दोनों खलास हो जाएंगे यानी कि कट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर का बच जाएगा, यहाँ पर हमारा बच जाएगा 2 गुणे 5 बराबर इधर बच जाएगा यक्स, यानी कि 5 दूना 10 बराबर यक्स। ये हमारा यक्स का मान 10 आ गया। और यक्स हमने क्या माना था, नीली गेंद हमने यक्स माना था, तो लिखेंगे नीली गेंद बराबर 10। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। देखिए हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। तो जय हिंद दोस्तों। ये देखिए 23वां क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन, इसके बाद जितने क्वेश्चन बचे हैं इसे हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।